अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट पे हम लोगों ने क्रिएट कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा वीडियो का तो काइंडली जाके वो देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उस पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करवाऊँगा वर्सल के ऊपर, ताकि उसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें, कहीं से भी खोल सकें, ओपन कर सकें। तो इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपने कोड का भी मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब पे लिंक दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से जाके कोड भी देख सकते हैं डायरेक्टली और वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये है पार्ट 4। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे और ये आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है कि इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन है। एनीवेज, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको पता ही है, मैं वीडियो में बताता हूँ। नेक्स्ट JS 14 वेब डेव की इसमें मैं वीडियोस डालता रहता हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। तो एक और अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो क्वार्टर 2 है गवर्नर हाउस का, तो ये गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है कि जो क्वार्टर 2 में है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है क्रोम के अंदर ओपन हुआ हुआ है सबमिशन फॉर्म का। ठीक है, तो ये जो सबमिशन फॉर्म है इसके अंदर ना वो सारी चीज़ें जो क्वार्टर 2 पास करने के लिए हमें ज़रूरी है, वो सारी यहाँ पे हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना अभी जो ओपन हुआ हुआ है, ये स्टेप -1 ओपन हुआ हुआ है। इसके अंदर स्टेप्स में बात हुई हुई है, स्टेप -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये फॉर्म का लिंक, और यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि सबमिशन फॉर्म खोलना है और इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स इसमें दी हुई है फिल करनी है, काम करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसके बाद इसके यहाँ पे इसके लिंक्स डालने हैं। सही है, इसको फिल करना है फॉर्म को। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग काम करते जाओगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को डालते जाओगे कि हाँ ये वाला मैंने कर लिया, ये वाला मैंने कर लिया। तो सबसे पहले हमारा स्टेप -1 है, तो ये प्रीरिक्विजिट है क्वार्टर 2 का। प्रीरिक्विजिट का मतलब ये है कि क्वार्टर 2 स्टार्ट करने से पहले ये वाला काम करना था। तो यहाँ पे बस कुछ हैव यू कंप्लीटेड द क्वार्टर 2 प्रीरिक्विजिट, तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, उसका ये बोल रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट किया है नहीं किया, तो इस लिंक पे आप लोग चले जाएँ, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं मेरे पास, क्योंकि मुझे तो HTML CSS आती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई ऑलरेडी हैव गुड एक्सपर्टीज़। तो मैंने तो नहीं किया था लेकिन मैंने ये लिख दिया। तो ये अभी कंफर्म नहीं है क्या करना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन इन लोगों ने क्योंकि तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आई ऑलरेडी हैव गुड एक्सपर्टीज़, तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। अगर आप लोग को HTML CSS अच्छी आती है तो आप लोग डायरेक्ट इसको स्किप कर सकते हो, नहीं आती है तो ये उन लोगों के लिए है कि वो लोग ये असाइनमेंट्स, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं HTML CSS के, वो लोग ये करें। सही है, जैसे कि ये असाइनमेंट दिया है वो लोग ये चीज़ें करें और यहाँ पे येस पे लगाएं। ठीक है, अब क्योंकि मुझे आती थी, मैंने जॉब भी की हुई है पहले कहीं, तो वहाँ पे काम HTML CSS का काफ़ी होता था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक किया हुआ है। सही है, तो अगर आप लोगों को नहीं आती है HTML CSS तो आप लोग ज़रूर जाएँ इस रेपोजिटरी पे और ये असाइनमेंट्स करें। सही है, यहाँ पे फिर यहाँ अगर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट URL आ रहा है, आप इसको डिप्लॉय करें वर्सल पे। और यहाँ पे ये तो खैर वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने अच्छे हैं फिग्मा के अंदर, आप कितने अच्छे हैं HTML में, आप कितने अच्छे हैं CSS के अंदर। तो आपको ये बताना है एक्सपर्ट हैं या बिगनर है, कॉम्पिटेंट है, बीच में अगर हैं, अगर आप आपका लेवल बिगिनर है, एडवांस बिगिनर है तो एडवांस बिगिनर पे लगा दें, अगर अच्छा लेवल है तो इस पे लगा दें, एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट पे लगा दें। तो ये सब वो चीज़ है। ठीक, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको असाइनमेंट दिए हैं HTML CSS के, ये वही लोग करें जो कि अच्छे नहीं हैं HTML CSS में। आप ये जब जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको HTML CSS बिल्कुल नहीं आती, वो ये असाइनमेंट्स को करें, या थोड़ी बहुत भी आती है तो करें। हाँ, अगर आपको मास्टर है उसमें अच्छी आती है तो आप फिर ये नहीं करें। ठीक है, तो एनीवेज आगे हम इसमें नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको जैसे ही मैं दूसरे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्टेप कौन सा आ गया, स्टेप 0। वो स्टेप -1 था, ये स्टेप 0। अब यहाँ से असल काम शुरू होता है हमारा इस क्वार्टर का। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले रेज्यूमे बिल्डर का मिल जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन 1 2 3 4 5। इसको आप लोग पढ़ें समझें, और इसमें इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप पूरा खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। तो आपको इसको आपको मदद लेनी पड़ेगी, काफ़ी लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, इंटरनेट से हेल्प लेनी पड़ेगी, गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी, इवन चैट जीपीटी से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब भी इसको इस्तेमाल करें ना तो एटलीस्ट उसका कोड समझ के करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करना है, आपको कुछ ना कुछ उसमें समझना है कि भाई ये हो कैसे रहा है। सही है, आप लोग भले कोड कॉपी पेस्ट करें, लेकिन कॉपी पेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। डेवलपमेंट की दुनिया में कॉपी पेस्ट ही हो रहा होता है। सही है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो वहाँ पे हम लोग यही कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से, लेकिन 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 हम लोग उस कोड को समझ के कर रहे होते हैं कि भाई हो क्या रहा है, कि अगली बार फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बोले कि कोड समझाओ, इसमें तुमने किया कैसे, तो हम लोग समझा सकें उसको। सही है, तो
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कोड पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी ने जो चीज़ दी है वो क्या दी है, वो क्या काम कर रहा है। तो ये माइलस्टोन्स कुछ हैं, इनको आप करें। सही है, कोशिश करें। पहले माइलस्टोन में हमें सिर्फ HTML CSS से उसकी UI बनानी है, फिर उसमें हमने डिप्लॉय करना है, और फिर तीसरे में हमें उसको फॉर्म की फंक्शनैलिटी, यानी कि कोई भी हम उसमें रेज्यूमे की कोई डाटा डालें, उससे वो रेज्यूमे बिल्ड हो जाए, रेज्यूमे बन के आ जाए, फिर इसमें इसको एडिट कर सकें, उसका लिंक किसी और को शेयर कर सकें। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है। तो इसको अभी मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे फिर इसके बाद स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 जो है ना, ये है अब हमारा। जो स्टेप 0 था वो एक्चुअली हमारा क्वार्टर शुरू करने से पहले मेरे ख्याल से ये दिया गया था। सही है। तो अब ये जो है ना स्टेप 1, इसमें हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के माइलस्टोन्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन क्या है, ये तो सबने कर ही लिया होगा। इंस्टॉलेशन और हेलो वर्ल्ड का काम ये सबने करा हुआ ही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है बेसिक यूआई डिज़ाइन। इसमें हमें एक वेबसाइट बनानी है मल्टी पेज की। सही है। और उसमें होम अबाउट कॉन्टैक्ट का पेज डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फिर ये बोल रहे हैं कि यही यहाँ पे गिटअप का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे वर्सल का लिंक आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपने ये काम कर लिया तो यहाँ पे वर्सल का लिंक डाल दीजिएगा, यहाँ पे गिटअप की रेपो का लिंक डाल दीजिएगा। फिर इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास है, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। आपको सिर्फ क्या करना है कि वही वही असाइनमेंट जो आपने मल्टी पेज वेबसाइट बनाई है, उसमें कुछ टेलमेंट CSS भी लगा दीजिएगा, और उसको रिस्पॉन्सिवनेस कर दीजिएगा। सही है। तो यहाँ पे भी गिटअप का लिंक आ जाएगा, फिर यहाँ पे वर्सल का लिंक आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट है, वो बनाइएगा। उसमें पहले कस्टम CSS से बनाना है, फिर उसको यहाँ पे वर्सल का लिंक डल जाएगा, फिर यहाँ पे इसको टेलमेंट से बनाना है। तो दोनों से कर लीजिएगा, तो उसी का लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर ये यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि रेज्यूमे बिल्डर में कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने सही काम नहीं किया था, वो लोग अपने रेज्यूमे बिल्डर पे जाके इसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक योर वर्क, क्रॉस चेक विद पीयर्स। अपने जो वो हैं टीचर्स हैं आपके रिस्पेक्टिव जो स्लॉट्स हैं, उनके अपने अपने सब टीचर्स से उनसे पूछें कि सही है या नहीं सही है, और उसके बाद जाके वापस से यहाँ पे इसको सबमिट कराएं। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और कंटेंट क्रिएशन का काम है। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोग मास्टर हैं नेक्स्ट.जेएस के ऑलरेडी, तो आप ये काम करें, वरना इसको स्किप कर दें। तो इसको स्किप कर दें, जो बिगनर्स हैं वो स्किप इसको कर दीजिएगा। फिर माइलस्टोन 3 पे आएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास थोड़ा सा एडवांस चीज़ आना शुरू होंगी, और यहाँ पे डायनेमिक ब्लॉक की वेबसाइट बनानी है, और एक हमें ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी बनानी है। तो डायनेमिक ब्लॉक का एक असाइनमेंट है। सही है। उसका वर्सल लिंक, उसका गिटअप लिंक। फिर एक है बेसिक ई-कॉमर्स की, इसका गिटअप लिंक और इसका प्रोजेक्ट लिंक। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट आप लोग सबको पता ही है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में हमारी फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, API भी आ जाती है, डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा लाना। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होगा हमारा। तो ये चीज़ जो है ना, वो आप लोगों को इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप लोग कर लेंगे। बाकी ये कि मेरी कोशिश ये होगी कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, तो इन माइलस्टोन्स में से मैं स्टार्ट करवाऊँगा और अपने चैनल पे कवर करवाऊँगा। लेकिन वही बात है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का ये यहाँ पे सिर्फ आप लोग सबमिट कर दें, नहीं, बल्कि सीखना सिखाना मकसद है कि आप लोग सीखें, और अच्छे से सीखें, ऐसे सीखें कि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें। खैर, तो माइलस्टोन 4, इसमें हमारे पास और कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं। SSR, SSD, ये हमारी रेंडरिंग टेक्निक्स होती हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इन पे कुछ हमारे पास और इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका वर्सल लिंक आ गया, इसका गिटअप। तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक फंक्शनल ब्लॉक की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ है। तो ये स्टार्ट करना शुरू करें, जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे, आप लोग का लेवल बढ़ता जाएगा, और आप लोग करते जाओगे। तो एनीवेज, ये तो शुरू में मैंने एक इंट्रो के अंदर ये चीज़ बता दी कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ये सबमिशन फॉर्म का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप लोगों को वहाँ से ये मिल जाएगा, आप लोग उस पर जाके देख सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का जो असल टॉपिक है, डिप्लॉय करना प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ओपन कर लूँगा अपना प्रोजेक्ट। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे माय पोर्टफोलियो के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। उसमें अच्छा एक चीज़ और, पहले तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एड्रेस बार में जाके CMD लिखूँगा, CMD। सही है। और यहाँ पे मैंने एंटर करना है, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने कोड स्पेस डॉट लिखना है, और जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपना प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पूरा कोड हम लोग कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, एक सेकेंड, लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हो SRC ऐप का फोल्डर है, उसमें कंपोनेंट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो ये हम सब कर चुके हैं, ये सारा हमने काम कर चुका है। page.tsx में अगर मैं होम पेज पे आऊँ तो 3 सेक्शंस बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। layout.tsx में आऊँ तो यहाँ पे हेडर और फुटर हमारे इंपोर्ट हुए हैं, और फिर यूज़ किए हुए हमने उनको। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं, और सारा काम मैंने डिटेल में करवाया है, सारा समझाया है।
तो फ़ॉन्ट्स को भी हमने यूज़ किया था इसमें, इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी की है हमने। ग्लोबल डॉट सी एस एस में अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी की हुई है। तो ये सारा का सारा काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, देखें आप लोग यहाँ पे मीडिया स्क्रीन मैंने लगाई हुई है 480 पे कैसा होगा, 600 पे कैसा होगा। तो ये सारा का सारा काम हम लोग कर चुके हैं और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर 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 कंप्लीट कर लिया था। अब एक बहुत अच्छी बात किसी ने कमेंट की थी और उन भाई साहब ने ये बोला कि मुझे अच्छी बात लगी उनकी कि आपका जो काम हमने पूरा कर लिया, सही है, लेकिन आपने ना एक चीज़ आपने एक चीज़ मतलब गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ संभालने की। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरी सिमेंटिक एचटीएमएल वाली वीडियो देखी है वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में, तो उसमें मैंने सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में बताया था कि सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमेंटिक एचटीएमएल। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप हेडर बना रहे हो ना, तो आपके पास हेडर, अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडर का कंपोनेंट बनाया, तो इसकी एचटीएमएल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है एचटीएमएल, ठीक है। तो ये इसकी एचटीएमएल है, ये डिव। तो उन्होंने ये कहा, उनके कमेंट मैंने पढ़ा तो उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने ये कहा कि आपने सिमेंटिक आपने बनाया तो लिया अच्छा सब कुछ, लेकिन आपको एक सजेशन है कि आपको सिमेंटिक एचटीएमएल आपने क्यों नहीं यूज़ की। तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे यूज़ करनी चाहिए थी, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि सिमेंटिक एचटीएमएल यूज़ कर सकते हैं। सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो ना, जैसे कि हेडर बना रहे हो तो उसका टैग इस्तेमाल करो, सही है। अगर आप फुटर बना रहे हो तो फुटर का टैग इस्तेमाल करो। अगर आप सेक्शन बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेक्शन बनाया पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर मैंने सेक्शंस बनाया, तो यहाँ पे मैं सेक्शंस का टैग इस्तेमाल कर सकता था इस तरीके से, समझ आई बात। तो फर्क कोई नहीं है, डिव भी यही काम कर रहा है, सेक्शन भी ये एक डिव ही है, ये सेक्शन एक तरीके का डिव ही है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि इस अब मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये एक सेक्शन है, उसके बाद ये अलग सेक्शन है। अगर यहाँ पे भी मैं इस तरीके से करूँ तो मैंने ये वाला काम नहीं किया, सही है। तो इसको मैं सिमेंटिक एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको सेक्शन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं हेडर में आऊँ तो यहाँ पे जो मेरा डिव है, इस डिव को मैं यहाँ से अगर मैं हटाऊँ और हेडर लिख दूँ, तो किसमें कितना टाइम लगा मेरे यहाँ पे हेडर करने में, एक एक दो सेकंड लगे बस, ये हेडर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर चेंज किया तो इसका ऑटो कंप्लीट टैग मेरे पास एक्सटेंशन है, उसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है हेडर, इसका क्लोजिंग टैग भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप लोगों का नहीं हो रहा तो आप लोग मैनुअली इसको कर लीजिएगा यूँ करके, यहाँ पे भी हेडर लिख दीजिएगा और ऊपर भी हेडर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से सेक्शन में भी यहाँ पे भी हेडर लिख दीजिएगा, इस सेक्शन में भी हेडर क्या है सॉरी, सेक्शन में भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों चेंज करने होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों चेंज करने होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन को क्लोज किया हुआ है इस तरीके से एरो से, देखें। तो इस तरीके से मुझे आसानी हो गई कि तीन सेक्शन है और तीनों के मैंने टैग्स चेंज कर दिए। अगर आप डिव भी लगाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका कोड फिर भी सही रन होगा, कोड में कोई चेंज, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है। अगर आपका यहाँ पे डिव लगे हुए हैं तो वो भी सही है। लेकिन सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब ये होता है भाई कि हम लोग ना, जो हम लोग एचटीएमएल लिख रहे हैं वो मतलब वाली एचटीएमएल लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब है। मतलब ये है कि जो कोई देखेगा ना अगर हमारे कोड को, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिव लगाए हुए थे, तो उस कमेंट की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तो भाई साहब की, कि भाई उन्होंने मुझे ये पॉइंट आउट किया। तो अगर आप लोग को ये चीज़ तरीके से पॉइंट कुछ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ कॉपी नहीं करो, उनको ये बात समझ आई कि भाई इसने ऐसे ये चीज़ नहीं की हुई, तो उसने मुझे ये बात बोली। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को समझ के करो, आप लोग चीज़ों को समझ के करोगे ना, तो इसमें आप लोग का फ़ायदा है, आप लोग और जल्दी सीखोगे। हमेशा कॉपी पेस्ट करना कभी भी बुरी बात नहीं है, हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप उसको समझ के करें। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो अब ये चीज़ उनके जहन में आई, तो उन्होंने ये चीज़ समझी भी थी ना, तो सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में उनको पता था। तो हमेशा चीज़ों को समझें, चीज़ों के मतलब को समझें, चीज़ों के जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, सिमेंटिक का मतलब क्या है, एचटीएमएल का मतलब क्या है, उनको समझें, सही है। खाली प्रैक्टिकल पे नॉलेज, खाली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बढ़ाए, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज भी बढ़ाए। एनीवेज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये चेंज कर दिया, अब मैं इसका एक दफ़ा आप लोगों को आउटपुट भी दिखा दूंगा कि भाई कुछ वो तो नहीं हुआ, ये चेंज करने से हमारा आउटपुट तो चेंज नहीं हुआ। तो मैं अपना टर्मिनल खोल लूँगा, 3 डॉट्स टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm run dev, ठीक है। गलत लिख दिया मैंने, इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे वापस से इसको सही कर लेते हैं, npm run dev, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने HTTP पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल दबाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको एक नज़र कि सब कुछ सही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं इसकी, राइट क्लिक, नीचे आएंगे, इंस्पेक्ट खुल गया, इसको ऊपर करता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये मेरे पास ये सिंबल आ रहा है, इस सिंबल पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से मेरे पास ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मोबाइल स्मॉल, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। यहाँ पे आऊँगा, टैबलेट पे चेक कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आऊँगा लैपटॉप पे,
लैपटॉप छोटा वाला लैपटॉप है, ये कौन सा लैपटॉप है 1024 पिक्सल्स वाला, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन इतनी है 1440, तो इस पर इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया इसको, डिफरेंट साइजेस पे चेक कर लिया कि कैसा लग रहा है भाई। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो ये भी सही लग रहा है हर साइज़ पे, इस सेक्शन की बात करूँ तो हर साइज़ पे ये भी सही लग रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमने देख लिया। अब हम इसको जब डिप्लॉय कर देंगे, तो भाई सबसे पहले डिप्लॉय करने के लिए आप लोग को पता है क्या करना होता है। मैं अपने वी एस कोड में आऊँगा वापस, और इस टर्मिनल को बंद कर दूंगा। ठीक है, अपना फाइल स्ट्रक्चर वापस खोल लूँगा। कंट्रोल बी से आप इसको टॉगल कर सकते हो, कंट्रोल बी से बंद, कंट्रोल बी से खुल जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट को कोलैप्स करते हैं, और अब हमारी सारी फाइल्स आ गई, सब सारी फाइल्स को हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। ये सारी फाइल्स को मैंने बंद कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने एरर्स चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि हर फाइल में जाके ना, जैसे pay.tsx है, इसको ओपन किया और यहाँ पे देख लें ऊपर कि कोई अनयूज इंपोर्ट तो नहीं है, मतलब ये कि यहाँ पे कोई ऐसा इंपोर्ट तो नहीं आ रहा जो कि आपने यूज ही नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट लिंक, सही है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। अब ये इंपोर्ट ना आप लोग देखो डिम डिम कलर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपने यूज नहीं किया हुआ लिंक का कॉम्पोनेंट नीचे कहीं, लेकिन आपने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको हर फाइल में जाके ना ये ऐसे इंपोर्ट्स हटा देना है। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, सही है। अब यहाँ पे दो इंपोर्ट्स मैंने किए हुए हैं और दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं, वो डिम कलर से नहीं आ रहे। ठीक हो गया, अब ये एक चीज़ हो गया। अब कॉम्पोनेंट्स के अंदर आएंगे, एक तो हमारा pay.tsx हो गया। अब layout.tsx में आ जाता हूँ। layout.tsx पे मैंने देख लिया कोई भी अनयूज इंपोर्ट तो नहीं है, नहीं है, सब चीज़ें हम लोग यूज़ की हुई हैं। layout.tsx को बंद कर देंगे, pay.tsx को बंद कर देंगे। कॉम्पोनेंट्स को खोलते हैं और इसमें देख लेते हैं। फुटर में आए, फुटर में कोई इंपोर्ट ही नहीं है, सही है, हमारा काम हुआ है, कोई अनयूज इंपोर्ट नहीं है। हेडर में आएंगे, हेडर में कोई अनयूज इंपोर्ट तो नहीं है, सही है, हमारा काम हुआ है, कोई अनयूज इंपोर्ट नहीं है। इसमें आएंगे, मतलब ये जो तीसरा कॉम्पोनेंट है, कार्ड बनाया था मैंने, इसमें भी कोई अनयूज्ड इंपोर्ट नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि वैसे तो अब हम चाहे तो npm run build की कमांड चला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि npm run build से हम लोग एरर्स चेक कर रहे होते हैं। लेकिन एक एरर मुझे पता है कि आएगा, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा, हेडर के अंदर। हेडर के अंदर क्या एरर आएगा, हेडर के अंदर ये एरर आएगा कि मैंने यहाँ पे डाटा की टाइप एनी रखी हुई है। मतलब ये कि जो मैंने प्रॉप पास किया है ना, कौन सा प्रॉप पास किया था। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं शुरू की, तो आप लोगों को पता होगा कि फॉन्ट के लिए मैंने ये वाला काम किया था। क्या काम किया था कि अगर मैं layout.tsx में आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी के ऊपर तो मैंने अपना हीबो का फॉन्ट लगाया हुआ है डायरेक्टली, लेकिन हेडर में मसला आ रहा था कि हेडर के अंदर हमारा इंटर का फॉन्ट चल रहा था, सही है, ये वाला इंटर का फॉन्ट चल रहा था, हेडर के अंदर दूसरा फॉन्ट चल रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हेडर के कंपोनेंट के अंदर ना एक प्रॉप ले लिया था। प्रॉप की वीडियो में एक अलग से है, वो आप देख सकते हो। प्रॉप क्या होता है, प्रॉप बेसिकली ये होता है कि आप डाटा पास कर रहे हो, तो अब ये इंटर का फॉन्ट ना मैंने हेडर के कंपोनेंट के अंदर पास किया। ये हेडर का कंपोनेंट है और इसके अंदर ये प्रॉप है, ये प्रॉप है, और ये हेडर का कंपोनेंट के अंदर हम एक प्रॉप पास कर रहे हैं। किसको पास कर रहे हैं, इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, सही है, हेडर के। तो हेडर का जो कंपोनेंट है, या तो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं ये कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम इस कंपोनेंट के अंदर पास कर रहे हैं। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम एक प्रॉप पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, ये चीज़ पास कर रहे हैं। फॉन्ट के अंदर क्या जा रहा है, इंटर। तो यहाँ पे ये फॉन्ट इंटर आएगा और डाटा के अंदर आएगा, और डाटा के अंदर आके हमने इसको यूज़ कर लिया। तो अब हॉनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने चैट जीपीटी पे गया, और चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैंने सिर्फ इसको क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से चैट जीपीटी आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको कैसे प्रॉम्प्ट दी। यहाँ पे मैंने टाइप किया मैसेज, क्या टाइप किया कि मैंने पहले क्या किया कि इस पूरे कोड को कॉपी किया, सही है, राइट क्लिक, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया ना, तो आप लोग देखो इस तरीके से आ गया। फिर इसको मैं इस तरीके से नीचे पकड़ के नीचे करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास एरो यहाँ पे आ रहा है, सही है। तो इसको नीचे कैसे करें, अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये चला जाएगा, सही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के मैंने अभी रखा हुआ है, और शिफ्ट दबाने के बाद मैंने एक मरतबा एंटर दबाना है कीबोर्ड पे। जैसे ही मैंने एंटर दबाया नीचे आ गया। अब नीचे मैंने जब ये आ गया ना, तो मैंने क्या कहा इसको कि भाई ये तो इसका फंक्शन हो गया, लेकिन अब इसको कॉल कहाँ से कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल में कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस लाइन को मैंने कॉपी किया, इस लाइन को कॉपी करके मैं इधर आया, और नीचे मैंने दबाया था शिफ्ट एंटर किया था, नीचे आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। वापस से एक मरतबा शिफ्ट दबा के रखूंगा और एंटर दबाऊंगा, और अब मैंने इसको बोला सॉल्व एनी टाइप, जस्ट मैंने इसको ये लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने इस बटन पे क्लिक करना है, या एंटर दबा देना, खाली शिफ्ट एंटर नहीं, खाली एंटर। तो ये आप लोगों का क्यूरी चले जाएगी और ये खुद सॉल्व करके दे देगा। अब वही वाली बात कि चैट जीपीटी यूज़ करने में कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। तो मैंने यही काम किया, ये कोड मैंने कॉपी किया पूरा, जो कि मेरे हेडर का कंपोनेंट है। हेडर का कंपोनेंट मैं कहाँ कॉल कर रहा था, layout.tsx के अंदर, इसको मैंने यहाँ ये दिया। इसके नीचे मैंने एक और शिफ्ट एंटर दबा के सॉल्व एनी टाइप लिखा, और सॉल्व एनी टाइप लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया इसको, तो इसने मुझे क्या दिया, एक रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स में क्या इसने मुझे बताया भाई कि इसने यह बोला कि आप यहाँ पे एक इंटरफेस बना लो, सही है। इंटरफेस का नाम क्या होगा,
जूम कर देता हूँ, इंटरफेस का नाम होगा हेडर प्रॉप्स। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा फॉन्ट के नाम से, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी। अब हम ये पढ़ के आ चुके हैं इंटरफेस क्या होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, ये हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ के आ चुके हैं Q1 के अंदर। इंटरफेस बेसिकली एक क्लास की तरह, या कह लें एक टाइप की तरह, टाइप नहीं है, क्लास नहीं है, एक इंटरफेस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसकी तरह कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका एक नाम डिफाइन कर रहे हैं, और इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं यहाँ पे, ये कर्ली ब्रैकेट आ गए, सही है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया फॉन्ट का, और ये वही फॉन्ट का ऑब्जेक्ट है जो हम वहाँ से पास कर रहे थे। कहाँ से पास कर रहे थे, ये पास कर रहे हैं, सही है। तो यही यही फॉन्ट का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने यहाँ पे जस्ट डिफाइन किया कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी क्लास नेम की, वो स्ट्रिंग होगा, सही है। और फिर इसको यूज़ कैसे किया, इसको यूज़ ऐसे किया सिंपल, कि इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रक्चर किया, फॉन्ट 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 लिखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उसकी टाइप अब बतानी है। इस फॉन्ट की टाइप क्या है, इस फॉन्ट की क्या टाइप होगी हमारे पास, इस फॉन्ट की टाइप होगी, टाइप लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन, 2 डॉट्स, सही है। तो शिफ्ट दबा के आपने ये कॉलन लगा देना, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप क्या होगी, इसकी इंटरफेस क्या होगी, ये नाम आ जाएगा, ये नाम आ गया यहाँ पे हेडर बॉक्स। तो जस्ट ये करना है और हमारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। और नीचे हमें इसको यूज़ कैसे करना है, फॉन्ट डॉट क्लास में। तो अब ये चीज़ आ गई, हमें समझ आ गया कि हो क्या रहा है, एक इंटरफेस बनाइए, उसको यहाँ पे जस्ट यूज़ कर लिया है। इंटरफेस के अंदर हमने किसकी टाइप डिफाइन की हुई, फॉन्ट की टाइप डिफाइन की हुई, क्या टाइप होगी, क्लास नेम की प्रॉपर्टी होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी, बस। तो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, राइट, इतना मैंने सेलेक्ट करना है माउस से, सही है, और इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब हम इधर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें इसको कहाँ लगाना है, अब लगाना कहाँ है इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है भाई कि जहाँ पे आपका हेडर का कंपोनेंट है उसी के ऊपर लगा दो। तो हेडर के कंपोनेंट में आते हैं, और हेडर का कंपोनेंट मेरा ये रहा, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब मैं आऊँगा वापस से अपने VS क्रोम पे, और यहाँ पे मैं देखूंगा इसको इसको यूज़ कैसे करना है। तो हेडर, ये मैंने पूरा कॉपी कर लेना है। हेडर के अंदर, मतलब हेडर के पैरामीटर के अंदर मैं क्या दूंगा, मतलब जो इसके राउंड ब्रैकेट्स होंगे उसके अंदर क्या दूंगा, इस तरीके से मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको जाके पेस्ट कर दूंगा। इसको हटाऊंगा डाटा एनी को, और इसको पेस्ट क्या किया मैंने, क्या किया, इसको फॉन्ट की एक फॉन्ट का एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है फॉन्ट का बेसिकली ये किस कौन सी टाइप का होगा, हेडर प्रॉप्स। हेडर प्रॉप्स क्या है, ये रहा हेडर प्रॉप्स। जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि हेडर प्रॉप्स आपका ये रहा, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सही है, ये इसको यूज़ कर रहा है, इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा है। क्या कौन यूज़ कर रहा है, ये फॉन्ट, सही है। तो हमने इसकी टाइप बता दी कि इसकी टाइप क्या है, फॉन्ट। इसके अंदर एक फॉन्ट होगा जिसकी क्लास नेम प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्लास नेम प्रॉपर्टी की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, सही है। अब मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या है, फॉन्ट डॉट क्लास नेम है, तो यहाँ पे मैं किसको क्या कर दूंगा, फॉन्ट डॉट क्लास नेम, शुरू से डाटा डॉट हटा दूंगा, ये डाटा डॉट मैंने रिमूव कर दिया, सही हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक मरतबा कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही रन कर रहा है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर आएंगे, और ये पहले से मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसको मैं Ctrl+C दबाऊंगा। टर्मिनेट बोल रहा है कि क्या बंद कर दूं मैं प्रोजेक्ट, वाई, यस, सही है। अब इसे टर्मिनेट कर दिया, और अब मैं वापस से इसको रन करूंगा, सही। तो मैंने ये क्या किया, मैंने जो पहले से सर्वर चल रहा था ना उसको Ctrl+C दबा के वाई दबाया, सही है, और एंटर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पहला वाला सर्वर मेरा बंद हो गया, वरना मुझे यहाँ से एक और पावर शेल प्लस पे क्लिक करता, एक और यहाँ से पावर शेल का कमांड प्रॉम्प्ट खुलता। तो इससे बेहतर ये कि आप इसी को क्लोज करके इस पर वापस से npm run dev की कमांड चलाएं, और यहाँ पे मैं इसको वापस से ओपन करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा फॉन्ट सही आ रहा है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा फॉन्ट सही है। तो ये इस तरीके से एरो पे क्लिक करके मैं चेक कर लूँगा, हाँ हीबो का आ रहा है, और यहाँ पे इंटर का मेरे पास आना चाहिए, जो कि इंटर ही आ रहा है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा है बिल्ड, npm run build। और अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एरर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हमारा हो जाना चाहिए। अब हमने सारे एरर सॉल्व कर लिए हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड आ जाना चाहिए। जब तक मैं क्या करूँगा, एक और काम करूँगा। अच्छा, प्रोजेक्ट को ना जब हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो आप लोग को पता है कि क्या होता है कि हम लोगों को उसको गिटहब पे डालना पड़ता है, और गिटहब जिस गिटहब पे आप डालेंगे ना, जिस भी गिटहब पे आप डालेंगे उसी गिटहब से आपको वर्सल पे लॉगिन करना पड़ेगा। आप अगर आप अलग गिटहब से डाल रहे हो, अलग अकाउंट से डाल रहे हो गिटहब पे, और दूसरे गिटहब के अकाउंट से आप वर्सल को लॉगिन कर रहे हो, तो आपके पास वो प्रोजेक्ट शो नहीं होगा। तो आप डिप्लॉय कैसे करोगे, तो आप जिस गिटहब पे जिस गिटहब के अकाउंट पे आप डाल रहे हो ना प्रोजेक्ट, या पुश कर रहे हो ना, उसी गिटहब के अकाउंट से आपको लॉगिन करना होगा वर्सल पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, सारे टेक्स्ट आ चुके हैं, सही है। अब हम इसको बंद कर देंगे, सिंपल।
और हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो स्टेप होगा, इसको तो मैं बंद करूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, अब हमारा जो स्टेप होगा वो गिटहब पे डालना होगा। तो अगर मैं अपने गिटहब पे आऊँ, सही है, यहाँ पे आऊँ और github.com लिखूँ, github.com, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी रेपोजिटरी ओपन हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे ओपन रेपोजिटरीज पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग राइट साइड पे देख सकते हो मैंने क्या किया, इस पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया और योर रेपोजिटरीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास सारी रेपोजिटरीज आ जाएंगी। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने वर्सल का कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट अपना बनाया था, जो असाइनमेंट बनाया था, वो मैंने ऐसे ऐसे इसको पहले मैंने एक बनाया था, फिर दूसरा जब मैंने उसको अपडेट किया तो मैंने डैश अपडेटेड के नाम से रख दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा भी प्रोजेक्ट आ जाए। तो अब बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, साथ साथ समझा भी लो। अब देखें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कुछ ये चीज़ है, हमारे पास ये क्या चीज़ है बताता हूँ। ये बिल्डिंग नहीं है, इसको बिल्डिंग नहीं समझिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो देखिए ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा एक ये मेरा एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर ना मेरे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं, ये जो छोटे-छोटे डब्बे दिख रहे हैं ना आपको, एक ये डब्बा, 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 एक ये डब्बा। ये जो 6 डब्बे दिख रहे हैं ना, ये डब्बे नहीं है, ये फ़ोल्डर्स हैं। ये मेरे कंप्यूटर के अंदर लोकल फ़ोल्डर्स हैं। क्या है? लोकल फ़ोल्डर्स। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल, ठीक है? तो ये लोकल फ़ोल्डर्स हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास गिटहब है, github.com है, ये बेसिकली github.com है, सही है? तो ये जो github.com है, इसमें ना हमारे पास कुछ रेपोज़ हैं, github.com, इसमें कुछ रेपोज़ हैं, ये छोटे-छोटे डब्बे हैं, ये बेसिकली रेपोज़ हैं। रेपो 1, रेपो 2, रेपो 3। अब मेरे पास यहाँ पे जो रेपोज़ हैं, ये पहली रेपो, ये दूसरी रेपो, ये तीसरी रेपो, ये चौथी रेपो, ठीक है? तो ये रेपोज़ की फॉर्म है। अब बेसिकली जो रेपोज़ होती है ना, ये क्या होती हैं, ये रेपोज़ फ़ोल्डर की तरह ही होती हैं। मेरे कंप्यूटर में कुछ फ़ोल्डर्स हैं, अगर मैं फ़ोल्डर्स दिखाऊँ आपको अपने कंप्यूटर में, तो मेरे फ़ोल्डर्स ये रहे, ये मेरे फ़ोल्डर्स हैं, सही है? तो इसी तरीके से गिटहब पे भी ना कुछ रेपोज़ हैं, वो फ़ोल्डर ही हैं, आपको उसको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग अपने अपने कंप्यूटर में जो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो एक, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये रहा, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को ना अगर मुझे गिटहब पे डालना है, तो उसका मतलब क्या है कि आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुश कर दोगे, और जब यहाँ पुश करोगे तो उसके अंदर यहाँ पे एक रेपो बन जाएगी। तो ये मैंने क्यों बताया। अब देखें, अगर आप लोग को गिटहब यूज़ करना नहीं आ रहा, तो इसका एक रीज़न ये है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, सही है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का, ठीक है? एनीवेज, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें पुश करना है, तो हम लोग यहाँ से इसको पुश कर देंगे, और वर्सल एक थर्ड पार्टी है, ये वर्सल है फॉर एग्जांपल। तो वर्सल क्या करेगा कि इस रेपो से अपना प्रोजेक्ट उठा लेगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पुश किया, और वर्सल ने क्या किया, अब उस प्रोजेक्ट को कहाँ से उठाया, इस गिटहब से उठा के अपने पास ले आया, और यहाँ पे इसने डिप्लॉय कर दिया उसको। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा होता है वर्सल का। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि अपने कंप्यूटर से उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करना, कहाँ पे, गिटहब के कंप्यूटर में, गिटहब के सर्वर में, github.com पे, ठीक है? ये हमारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। अब पुश करने के ना, यहाँ से यहाँ पुश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप गिटहब डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है, ये मैं पहले पहले भी बता चुका हूँ, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। या तो आप कमांड के जरिए कैसे कर सकते हो, या फिर VS कोड के अंदर सोर्स कंट्रोल होता है, उससे कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से आपकी सारी फाइल्स नहीं आती है। अगर यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे हो तो वो नहीं आएगी सारी फाइल्स, मसला होगा, तो वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं गिटहब डेस्कटॉप से करता हूँ हमेशा, तो गिटहब डेस्कटॉप मुझे बहुत ईजी लगता है। तो अब बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं दो तरीके से करता हूँ। एक तो ये तरीका होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाया, डायरेक्ट उसको पब्लिश कर दिया गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू। या फिर मैं एक और काम करता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, एक नई रेपो बनाऊँगा मैनुअली, कहाँ पे, इस github.com पे। तो अब मैं जब एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा ना, तो वो क्या होगा कि वो इस github.com पे होगा, सही है? वो एक एम्प्टी रेपो होगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो खाली फ़ोल्डर होगा, खाली एम्प्टी फ़ोल्डर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी फ़ोल्डर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपली github.com पे आया, योर रिपोजिटरीज में आया, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे राइट पे एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ से भी एक इस तरीके से योर रिपोजिटरीज में आ सकते हैं, और यहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरी होम आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने प्रोफाइल पे आके यहाँ पे योर रिपोजिटरीज में आया था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी प्लस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट न्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने अब एक नई रिपोजिटरी बनानी है, सही है? तो मैं क्या करूँगा, अपनी रिपोजिटरी का नाम दे दूँगा। मेरा रिपोजिटरी का नाम क्या होगा, अब जो मुझे जिस नाम से मुझे इसको सबमिट करना है, तो आप लोग कुछ भी दे सकते हो, असाइनमेंट के नाम से दे सकते हो, माय पोर्टफोलियो दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा असाइनमेंट -3, सॉरी 4, असाइनमेंट 4 है।
ठीक है। इसका अवेलेबिलिटी चेक की कि अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने इस नाम से पहले किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा नॉट अवेलेबल, तो आप इसका नाम चेंज कर लीजिएगा। यूनिक नाम होना चाहिए, नाम सेम नहीं हो सकता। कोई अगर पहले इसी नाम से रेपो बनी हुई है तो आपका वो बोलेगा कि भाई इस नाम से रेपो बनी हुई है पहले। पब्लिक ही रहने दूंगा। एड अ रीडमी फाइल इसको मैं कर देता हूँ। इसको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ। सही है। इसको एड अ रीडमी फाइल पे किया और क्रिएट रेपो, बस इतना सा काम है। आपकी अब एक रेपो बन गई। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अभी हमने क्या काम किया, हमने इस गिटहब के सर्वर पे, इस github.com पे एक अपनी एक नई रेपो बना दी, एक नया फोल्डर बना दिया। किस नाम से, असाइनमेंट डैश 4 के नाम से। ठीक है। और ये जो असाइनमेंट डैश 4 का फोल्डर है ये अब गिटहब पे मौजूद है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो तो हमारे कंप्यूटर में है, उसकी सारी फाइल्स, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है इस नए फोल्डर के अंदर। इस नए फोल्डर के अंदर हमें उन सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब देखें हम क्या करेंगे कि हमारे पास गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड है पहले से। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप लोग इस गिटहब डेस्कटॉप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके इसको साइन इन भी करना होगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ गिटहब डेस्कटॉप को। ठीक है। वो गिटहब डेस्कटॉप कुछ ऐसा लग नज़र आता है। तो इस गिटहब डेस्कटॉप की ये यूआई इंटरफेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास पहले इसको साइन इन करना होगा। और अगर आप लोगों ने डाउनलोड पहली दफ़ा किया है तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। ऑप्शंस में आके आपके पास डायरेक्टली आ रहा होगा। मेरा साइन इन हुआ है, देखें मेरा साइन आउट ऑफ गिटहब आ रहा है, साइन आउट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्यों करूँ, मेरे तो साइन इन रखना ही है ना। तो आप लोगों के पास इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप साइन इन कर लीजिएगा अपने गिटहब के अकाउंट से। उस अकाउंट से कीजिएगा जिस अकाउंट से जिस जिस गिटहब में आपको डालना है। तो यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हो कि जाहिर 9048 मेरा यूज़र नेम है। तो इसी यूज़र नेम से मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप से, गिटहब डेस्कटॉप पे। ठीक है। ऑप्शंस में आके ये देख सकते हैं, यही यूज़र नेम से मैंने लॉगिन किया है। तो इससे आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। अब हम लोग इस काम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हमने एक नया फोल्डर तो बना दिया गिटहब में, लेकिन अब जो होता क्या है कि अब देखें प्रोसेस समझिएगा कि हमने जो एक नया फ़ोल्डर बनाया है गिटहब का, उसको हम उठा के लाएँगे अपने कंप्यूटर में। अब ये जो फ़ोल्डर होगा ना, ये लोकल होगा, ये यहाँ पे होगा। लोकल लोकल एक नया फ़ोल्डर आएगा और इसमें एम्प्टी होगा, ये खाली होगा। सही है? तो ये लोकल होगा और इसके अंदर जब ये एक दफ़ा आ गया इस यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में, उसके अंदर हम सारी फाइल्स कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर इस फ़ोल्डर को वापस से पुश कर देंगे अपने यहाँ पे github.com पे। समझ आई बात? तो अब देखें कि करेंगे क्या। हम क्या करेंगे, फाइल में आएँगे, ऊपर टॉप पे लेफ्ट पे फाइल है, इसमें आएंगे और यहाँ पे क्लोन रेपोजिटरी का ऑप्शन है। क्लोन रेपोजिटरी इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक जैसे ही मैंने किया तो अब इसने मुझे अपनी सारी रेपोजिटरी जो मेरे अकाउंट में रेपोजिटरीज जितनी भी हैं पड़ी हुई, उन सब वो सब मैंने दे दी। मैंने अभी कौन सी बनाई थी, मैंने अभी बनाई थी असाइनमेंट 4, असाइनमेंट डैश 4। तो ये असाइनमेंट डैश 4 आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, असाइनमेंट डैश 4 इसका नाम थोड़ा सा सही नहीं लग रहा इसको, या तो चले असाइनमेंट डैश 4 ही रख लेते हैं अभी के लिए, या नेक्स्ट जेएस असाइनमेंट डैश 4 रख लेता हूँ इसको। तो इसको मुझे अगर रीनेम करना है तो मैं कैसे करूँ, सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में यहाँ पे आके इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ जल्दी से। और इसको मैं कर दूँ नेक्स्ट जेएस डैश असाइनमेंट 4 और इसको रीनेम। ठीक है। तो ये रेपो हमारी खुली हुई थी, इस यहीं पे सेटिंग्स में गया और इसको रीनेम कर दिया। अब मैं आऊँगा अपने गिटहब डेस्कटॉप पे वापस और इसको रिफ्रेश करूँगा। किसको है, कैसे रिफ्रेश करूँगा, कैसे करूँगा, फाइल में आऊँगा, क्लोन रिपोजिटरी, और अब यहाँ पे असाइनमेंट डैश 4 ही आ रहा है। देखिए असाइनमेंट डैश 4 ही आ रहा है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। तो ऐसे जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद इसने क्या किया कि इसने रिफ्रेश तो कर दिया लेकिन इसने गायब कर दिया। कोई मसले की बात नहीं है, वो गायब नहीं किया, इसने नीचे कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा होता है। तो अब नेक्स्ट जेएस असाइनमेंट 4 नीचे आ रहा है, तो मुझे इस पर सेलेक्ट करना है। ठीक है। इस पर मैंने सेलेक्ट किया। तो अब जब आप इस पर सेलेक्ट करोगे ना तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका एक लोकल पाथ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, लोकल पाथ। अब ये लोकल पाथ क्या है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोग यहाँ से ही जो एम्प्टी फोल्डर है इसको हम यहाँ पे लाके रखेंगे अपने कंप्यूटर में। तो ये जो हमारे पास पाथ आ रहा है ना, ये वाला एड्रेस जो आ रहा है लोकल पाथ, ये कौन सा एड्रेस है, ये वो वाला एड्रेस है कि जब ये गिटहब यहाँ से इस एम्प्टी फोल्डर को लाके यहाँ पे रखेगा तो वो कहाँ रखेगा वो ये बता रहा है। वो कहाँ रखेगा कि ये github.com से वो वाली रेपो उठाएगा, यानी कि ये वाली रेपो जो मेरे पास सामने ये वाली खुली हुई है, जो मैंने अभी अभी बनाई है, जिसको मैंने रिनेम किया है, ये वाली रेपो मेरी उठ के आएगी। और कहाँ पे उठ के आएगी, यहाँ पे उठ के आ जाएगी लोकल पाथ। कहाँ पे, डी के अंदर मेरे पास एक मैंने बनाया हुआ GIAC डैश गिटहब, और इसके अंदर मेरे पास नेक्स्ट जेएस डैश असाइनमेंट 4 का
एक फ़ोल्डर बन जाएगा, वो वहाँ पे उठ के आ जाएगा। समझ आई बात? यानी कि जो मैंने अभी रेपो बनाई है, वो रेपो कहाँ उठ के डाउनलोड हो जाएगी, कहाँ आ जाएगी, मेरे कंप्यूटर में कहाँ आके बैठ जाएगी, यहाँ पे आके बैठ जाएगी। किस पे, कहाँ पे, डी के अंदर, डी ड्राइव, GIC गिटहब डैश नैश असाइनमेंट डैश 4। मैं इसको क्लोन पे क्लिक करूँगा। क्लोन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो रेपो डाउनलोड हो रही है अभी, और ये डाउनलोड हो गई, और ये कहाँ आके बैठ गई, उस जगह पे, उस फोल्डर में। अब इसको अगर आपको ढूंढना है ना, तो उसका एक ईजी वे है। यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, शो इन एक्सप्लोरर, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, शो इन एक्सप्लोरर। जैसे ही मैंने इसको शो इन एक्सप्लोरर किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर आ गया है। ये डॉट गिट को आपको छेड़ना भी नहीं है, इसको खोलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, सही है। और मैंने एक जो रीडमी की फाइल अपनी यहाँ पे क्रिएट की थी, ये वाली रीडमी की फाइल, ये मेरी रीडमी की फाइल उठ के यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब जस्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपल इतना काम करना है कि आपने जहाँ प्रोजेक्ट बनाया है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे रख देना है, बस सिंपल सी बात। तो क्या करना है, अपने उस प्रोजेक्ट में चलते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दो दो विंडोज ओपन है मेरी, तो मैं अपने वहाँ उस विंडो में जा रहा हूँ जहाँ मेरा प्रोजेक्ट ओपन है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये मेरा माई डैश पोर्टफोलियो का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को, अब अच्छा आप देखिएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स को, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा। इसके अंदर क्या, इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे सारी फाइल्स आ रही हैं, इन सबको सेलेक्ट करना है। या तो आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक दबा के इन सबको सेलेक्ट कर लें, माउस ऊपर ले जाए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाए रखें, अभी मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, और ए दबा दें। जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाए रखा और ए दबाया, तो ये सब सेलेक्ट हो गए। अब मैंने वापस ए करना है, कंट्रोल दबा के मैंने ए दबाया, अब मैं कंट्रोल दबाऊंगा वापस, कंट्रोल दबा के मैंने अभी रखा हुआ है, और कंट्रोल सी दबा दिया तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल दबा के रखा, और सी एक मरतबा दबा दिया, कंट्रोल सी, सही है। अब मैं वापस से अपने वहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मुझे फाइल्स डालनी है, कहाँ पे, अपने इस Next.js असाइनमेंट 4 जो कि मेरा गिटहब की रेपो है, यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आऊँगा, और कंट्रोल दबा के मैंने रखा हुआ है अभी, और वी दबा दूंगा एक मरतबा। क्या किया मैंने, कंट्रोल मैंने दबा के रखा हुआ था, सही है, और वी मैंने दबा दिया एक मरतबा। अब ये इसमें ट्रांसफर होंगी फाइल्स। जैसे ही ये फाइल्स ट्रांसफर होंगी तो हमें कुछ भी नहीं करना, गिटहब खोलना है, अपना गिटहब डेस्कटॉप खोलना है, और यहाँ पे कमिट कर देना है इसको, बस सिंपल। तो अब ये इसको ट्रांसफर होने हम लोग देते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है गिटहब का। जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो मैंने चीज़ इस्तेमाल की है पुश करने के लिए, वो क्या यूज़ की, कि क्या किया, पहला स्टेप, यहाँ पे इस गिटहब की रेपो के अंदर एक नई रेपो मैंने क्रिएट की, जो कि एम्प्टी थी, खाली थी, उसमें कोई फाइल नहीं थी, सिर्फ रीडमी की फाइल थी। उसके बाद मैंने उसको क्लोन किया, और क्लोन करके उस एम्प्टी रेपो को अपने लोकल पीसी में ले आया। अपने लोकल पीसी में जब मैं ले आया तो मुझे वहाँ पे नीचे पाथ दिख रहा था, सही है। आप उसको कहीं भी रख सकते हो, मैंने उसको डी फोल्डर के अंदर GIC गिटहब के फोल्डर में रखा था, और वहाँ पे मैंने उसको क्लोन कर दिया। अब वो क्या करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड होगी, ये पूरी की पूरी रेपो मेरे पास उठ के आएगी, और वो एम्प्टी ही होगी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ओरिजिनली, अभी तो हमने बनाई है उसको, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि रीडमी की फ़ाइल को रिप्लेस कर दूँ, तो हाँ, रिप्लेस कर देते हैं, चलो रिप्लेस कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। रिप्लेस हो गई, अब ये सारी की सारी फाइल्स उठ के आ गई मेरे। तो अच्छा, मैं रिकैप दे रहा था ना, तो यहाँ पे अब मेरे पास उठ के आ गया था। तो अब सेकंड स्टेप क्या हुआ कि मैंने उसको अपने अपने कंप्यूटर में ले आया, न्यू रेपो बना के, एम्प्टी रेपो को बना के उसको अपने कंप्यूटर में लाया, अपने लैपटॉप में लाया, उसको क्लोन कर लिया। जब मैं उसको अपने कंप्यूटर में ले आया तो सिंपल मैंने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स, जो कि ये थी माई पोर्टफोलियो, आप लोग देख सकते हो, Next.js प्रोग्रामिंग Q2 के अंदर Next.js प्रोग्रामिंग माई पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी फाइल्स थी। कंट्रोल ए किया, और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी जैसे मैंने किया तो ये सारी की सारी फाइल्स Next.js असाइनमेंट, आप लोग पाथ देख सकते हो, GIC गिटहब के अंदर Next.js असाइनमेंट 4 है, इसके अंदर ले आया हूँ। अब जब मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, सारी की सारी मेरी फाइल्स आ जाएंगी। तो मैंने क्या कर देना है, सिंपल इसको यहाँ से क्या कर देना है, अपना गिटहब डेस्कटॉप खोलना है और कमिट लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो लिख दो, कमिट। अभी मैं पहली दफ़ा पुश कर रहा हूँ ना इसको, देखो, तो कमिट लिख दिया, कमिट टू मे, सही है। इस पर क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कमिट टू मे, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सेव होगा। अब मैंने इसको पुश कर देना है, सिंपल यहाँ पे इसको पुश कर देना, पुश ऑरिजिन करूँगा। तो पुश ऑरिजिन, अब बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये पुश की कमांड नहीं चला रहा है, लेकिन ये बैकएंड में चला रहा है। हमने सिर्फ GUIS के बटन पे क्लिक किया और पुश की कमांड चला दी इसने, आसान है। तो पुश की कमांड चल गई। अब हम लोग अपनी, बस ये काम हो गया। अब हम अपनी चेक करते हैं कि क्या हमारे पास पुश हो गई है।
तो अब हम जाते हैं असाइनमेंट 4। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट अभी देखें एक ही फाइल है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा क्या होगा। मैंने रिफ्रेश किया और मेरी सारी की सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम, हमारा पुश हो गया है। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, गिटहब पे पुश हो गया। कितना आसान था, देखिए कितना आसान था। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, आखिरी स्टेप अपने कंप्यूटर में इस फोल्डर से इस नए फोल्डर में कॉपी किया इसको और कंट्रोल भी किया, और फिर उससे उसको कहाँ फेंक दिया, कहाँ पुश कर दिया, अपने गिटहब पे वापस से पुश कर दिया। तो यहाँ से डाउनलोड की, सही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स कॉपी की, पेस्ट की, और फिर उसी फोल्डर को जहाँ हमने कॉपी पेस्ट किए हैं उसको हमने गिटहब से जस्ट कमिट किया, पुश कर दिया वापस अपने github.com पे, उसको फेंक दिया। तो यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ गई। अब आप लोग देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कमेंट मेरे सही नहीं लगा, यहाँ पे कमेंट में मैं सेमेंटिक HTML और यहाँ पे मैं कुछ भी XYZ लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे ना आपके पास, अब इसको सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे तो अभी चेंज नहीं आएगा। सही है, क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इसको अपने यहाँ लोकल कंप्यूटर में चेंज किया है ना। हमें कहाँ चेंज करना पड़ेगा, अपनी इस फाइल में, इस प्रोजेक्ट के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस फाइल को चेंज किया है ना, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला है एक्स्ट्रा, अब मैं चाह रहा हूँ ये भी पुश हो जाए गिटहब पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस header.tsx की फाइल को वापस से कॉपी करके चेंज करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने ये मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा वो फोल्डर है जहाँ पे मैंने अपना असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट की थी सारी फाइल्स। सही है, ये मेरा गिटहब का फोल्डर है, देखिए डॉट गेट आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको यहाँ से VS कोड से ओपन करूँ, राइट क्लिक, सॉरी CMD, और CMD यहाँ पे लिख के यहाँ पे इसको कोड स्पेस डॉट, और इसको ओपन करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे ओपन करूँगा जैसे ही, तो अगर मैं यहाँ पे खोलूँ इन फाइल्स को, सारी की सारी फाइल्स को खोलूँ, और हेडर में मैंने चेंज किया था, हेडर में जाता हूँ, कॉम्पोनेंट्स हेडर, सही है, ये हेडर आ गया मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं इसमें XYZ कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, तो आप लोग देखोगे कि खुद से यहाँ पे मेरे पास चेंज आ गया। इसने मुझे बता दिया भाई कि आपने एक हेडर में चेंज किया है। अब इसको मैं, ये क्या बोल रहा है, अपडेट हेडर, तो मैं करूँगा अपडेट, अपडेट कर रहा हूँ मैं, कमिट टू मेन और पुश। तो जैसे ही मैं पुश करूँगा, ये जो मैंने XYZ लिखा है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये गिटहब पे चले जाएगा। कौन से गिटहब पे, यहाँ पे। अब देखें आप लोग, SRC ऐप में आए, कॉम्पोनेंट्स में आए, और हेडर में आ गए, तो यहाँ पे मुझे XYZ लिखा हुआ मिल जाएगा। देखें, मिल गया XYZ लिखा हुआ, ये आ गया मेरे पास। सही है, तो इतना आसान है कि आपने क्या किया कि आपने उसी रेपो के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट की थी सारी फाइल्स, ये सारी फाइल्स, इसी में आपने VS कोड खोला, CMD करके कोड स्पेस डॉट, और वहीं पे आपने जो भी चेंज किया वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करके कमिट करना और पुश कर देना, बस सिंपल। तो ये आपने, मैंने बता दी कि चेंज भी अगर आप लोग कर रहे हो तो कैसे पुश कर सकते हो उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, वर्सल पे। तो वर्सल के लिए वर्सल.com में खोलूंगा, ओपन करूंगा, वर्सल.com का लिंक ये होता है, वर्सल.com। जैसे ही मैंने वर्सल.com लिखा तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया यहाँ पे जस्ट मैंने ऐड न्यू करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा। मैं आपको अभी लॉग आउट करके चले दिखा देता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और वापस एक दफ़ा लॉगिन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे उसी अकाउंट से, उसी गिटहब से लॉगिन करना होगा जिस गिटहब से आपने यहाँ पे असाइनमेंट, जिस गिटहब के अंदर आपने असाइनमेंट पुश किया है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये लॉग आउट हो रहा है, पता नहीं कितनी देर ले रहा है। सही है, लॉग आउट हो गया। अब मैं कंटिन्यू विद गिटहब करूँगा और इसको जल्दी से लॉगिन कर लूँगा। तो ये डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो गया। सही है, अब ये होता क्या है, बेसिकली जिस जो गिटहब आपका यहाँ पे लॉगिन हुआ है, डायरेक्टली उसने उसी गिटहब से लॉगिन कर लिया, उसने कोई पासवर्ड नहीं मांगा। इसने कहा कि वही गिटहब होगा, उसी में पुश करना होगा, उसी से इसको प्रोजेक्ट उठाना होगा, तो उसने वही डायरेक्टली लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो पहले आपका गिटहब लॉगिन होना चाहिए, फिर आप इस पर आए तो ऑटोमेटिकली वो लॉगिन कर लेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, राइट पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट असाइनमेंट 4। क्या बोल रहा है, 2 मिनट अगो आपने इसमें पुश किया है, वही चेंज जो मैंने कमेंट में XYZ डाला था वो उसका बता रहा है कि आपने 2 मिनट पहले इसमें चेंज किया है। इस पर क्लिक करूँगा इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से एक और पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे Next.js ही आना चाहिए। सही है, Next.js फ्रेमवर्क आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा तो मतलब कोई गड़बड़ है, आपने सही सेलेक्ट नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट सही सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको यहाँ पे Next.js ही आना चाहिए। रूट डायरेक्टरी को नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं छेड़ना, डिप्लॉय कर देना है जस्ट। सही है, तो बस आपका, अच्छा जो भी नाम आपको रखना है, मैंने तो अभी यही नाम रखना था तो मैंने आप यही रख दिया था, आप इसको एडिट भी करके कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बिल्ड हो रहा है
और बिल्ड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चल रही है बिल्ड इसकी। तो ये वही कमांड बैकएंड पे कौन सी कमांड रन करता है, अगर मैं इसको ज़रा सा ऊपर करूँ आप लोग को दिखाऊँ तो ये बैकएंड पे npm रन बिल्ड की कमांड ही रन करता है। यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं रन हो रही होगी, हमें दिख नहीं रही, सही है। यहाँ पे ये बैकएंड पे यही कमांड रन कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिल्ड देखें, नेक्स्ट बिल्ड ये चल रही है रनिंग npm रन बिल्ड, देखें दिखा दिया मैंने आपको। रनिंग npm रन बिल्ड वही कमांड जो हमने चलाई थी वही रन करेगा, और उसको अगर कोई एरर नहीं मिलेगा तो ये डिप्लॉय कर देगा, एरर मिलेगा तो ये डिप्लॉय नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग VS कोड पे पहले मैनुअली कमांड चलाते हैं और मैनुअली हम लोग VS कोड पे चेक कर लेते हैं कि भाई बिल्ड करते हुए कोई एरर तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो डिप्लॉय कर देंगे, अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व करके डिप्लॉय कर देंगे। मसले वाली बात नहीं है। हो गया, डिप्लॉय हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, यहाँ पे क्लिक किया और नीचे वाला मेरा लिंक आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब मैं इसको अगर मोबाइल पे ओपन करूँगा तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में आएगा, इसको डिसमिस करते हैं। इंस्पेक्ट पे चेक कर लेते हैं क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, हमने इसको रिस्पॉन्सिव किया था तो आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस पे सही चल रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आप लोग का डिप्लॉय हो जाएगा आसानी से। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये, और आप लोगों ने डिप्लॉय कर लिया होगा। अब हमें सिंपल क्या करना है कि अपने सर बिलाल की रपो में जाना है और उसको सबमिट कर देना है। तो ये जो लिंक है हमारा, कौन सा लिंक, इसको ये वाला लिंक, सेकेंड वाला लिंक, ये वाला, इसमें मैं जाऊँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, राइट क्लिक कॉपी, और अब मैं एक और टैब खोलता हूँ। तो ये फॉर्म मैंने ओपन कर लिया है, सही है। ये जो फॉर्म है ये हमारे पर्सनल सैटरडे की क्लास वाला फॉर्म है, जिसमें हम सैटरडे की क्लास की असाइनमेंट सबमिट कराते हैं। तो ये वो वाला फॉर्म है, ये सर अमीन वाला ऑफिशियल फॉर्म नहीं है, ये हमारी सैटरडे की क्लास के लिए ऑफिशियल तो है लेकिन सर अमीन वाला नहीं है। तो इस फॉर्म का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्म वहाँ से आप लोग सब देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल्स अपनी सबमिट की। नेक्स्ट किया आपने गिटहब यूआरएल सारी अब ये असाइनमेंट वो है, ये असाइनमेंट 2 है, तो ये हमने कर चुका है, ये भी आपने सबमिट किया हुआ होगा, ठीक है। ये असाइनमेंट 3 है हमारा इसमें। अच्छा, असाइनमेंट 3 के लिए मैं बता दूं कि असाइनमेंट 3 के लिए आपको एक पर्सनल रेज्यूमे बनाना है नेक्स्ट जेएस पे, सही है। नेक्स्ट जेएस पे बनेगा ये, तो ये आप लोग बनाइएगा खुद से, और पर्सनल रेज्यूमे बिल्डर ये आपको बनाना है फॉर ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए, या सैटरडे 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए। अगर प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। तो इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे बनाना है, ईजी है, सिंपल HTML CSS से बनाना है और नेक्स्ट जेएस में बनाना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करेंगे तो आखिरी जो हमारा असाइनमेंट कौन सा था, ये रहा असाइनमेंट नंबर 4, जो कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको डिप्लॉय कर लिया है। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, अपना गिटहब का यूआरएल डालना है, वर्सेल का यूआरएल डालना है। तो वर्सेल का कौन सा मैंने अभी यूआरएल बताया, वर्सेल का ये वाला यूआरएल बताया, ये वाला। तो इस वर्सेल के यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कैसे कॉपी करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, और इसको फिर हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी दबाने के बाद वर्सेल में यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये करिएगा कि डिप्लॉय करते हुए क्या कर सकते हैं कि इसका यूआरएल में अपना नाम भी डाल दें ताकि पता चले किसका है। लेकिन क्योंकि आपके नाम से फॉर्म जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, है वैसे मर्जी है आपकी। तो देखें, मैंने तो ऐसे ही सबमिट कराता हूँ नेक्स्ट जेएस असाइनमेंट 4, अपना नाम वाम नहीं डालता, ठीक है, लेकिन आप लोग की मर्जी है। खैर, क्योंकि वो फॉर्म तो हमारे नाम से ही जाएगा ना, पहले अपने डिटेल्स देखें, मेरी ईमेल आ ही रही है तो क्या फ़ायदा फिर। खैर, तो ये तो मेरा वर्चुअल लिंक हो गया। अब मैं अपने गिटहब पे भी चलता हूँ और ये यहाँ पे मैं आऊँगा और इसकी मेन रपो के अंदर आऊँगा, मतलब मेन जो मेरा रूट है, तो गिटहब का जो प्रोजेक्ट है उसके रूट में आऊँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, तो इस पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने रूट में आ गया। ये मेरा रूट है, इसके अंदर मेरा पब्लिक SRC अब सब चल रहा है, PS कॉन्फ़िग पैकेज जेसन चल रहा है। ये लिंक मैंने उठाना है अपना, ये वाला, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C, सही है। और फिर यहाँ पे आके गिटहब यूआरएल पेस्ट और सबमिट हो गया। तो ये हमारा असाइनमेंट सबमिट हो गया है। तो डिप्लॉय करना है हमें, गिटहब पे डालना है, सिंपल हमें प्रोजेक्ट बनाना है। हमने क्या किया इन 4 वीडियोस के अंदर, हमने क्या काम किया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट हमने 3 पार्ट्स में किया। फिर पार्ट 4 के अंदर हमने उसको डिप्लॉय किया, कहाँ पे, वर्सेल पे। वर्सेल पे डिप्लॉय करने के कितने स्टेप्स, पहले हमने एरर निकाला, एरर निकालने के बाद हमने उसको गिटहब पे पुश किया, गिटहब पे पुश करने के बाद हमने उसको वर्सेल खोला और वर्सेल से हमने डिप्लॉय किया, हो गया डिप्लॉय। उसके बाद हमने सिंपल अपने लिंक्स को फॉर्म खोल के सबमिट कर दिया। कहाँ सबमिट कर दिया, फॉर्म के अंदर हमने लिंक्स डाल दिए, ठीक है, और हमारा असाइनमेंट सबमिट हो गया। तो ये हमारा सारा काम था। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे बहुत सपोर्ट मिला है मुझे इस पर। तो शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं टेलविंड पढ़ाऊँगा, और उससे पहले एक Next.js 15 के वर्जन के बारे में एक अपडेट है, तो उस पर भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह जल्दी।
और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जो हमारे सर अमीन वाला लिंक है, सबमिशन फॉर्म है, उसके अंदर जो हमारे नेक्स्ट जेएस के माइलस्टोन्स हैं, नेक्स्ट जेएस के माइलस्टोन्स यानी स्टेप 2 जो है, उस पे मैं वीडियोस और डालूँ, मेरी ये कोशिश होगी। तो आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आता है मेरी वीडियोस से और चीज़ें समझ आती हैं प्रैक्टिकली भी, थ्योरी भी, थ्योरेटिकली भी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।